जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए करीबन 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं, जिसमें कि नाग मिसाइल सिस्टम जो कि दुश्मन के टैंक, बंकर और किलेबंदी को नष्ट करने के लिए। दूसरा है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एनालिटिक्स सिस्टम जो कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए। तीसरा है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स जो कि कठिन इलाकों में सामान और उपकरण पहुंचाने में मदद के लिए है। आपको बता दें कि भारतीय सेना को 2408 नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइलें मिलेंगी। ये फैसला घरेलू रक्षा तैयारियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाता है। साथ ही दोस्तों इमरजेंसी खरीद के तहत 12 जैवलिन लॉन्चर्स और 104 जैवलिन मिसाइलें भी लाइन में। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक बात और कहने वाली है कि भले ही हमने घरेलू सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया है, लेकिन एटीजीएम जैसी चीजों की जो संख्या है वो यहाँ पर मायने रखती है, इसलिए इनकी ज्यादा यूनिट्स हमें चाहिए। वहीं नौसेना के लिए दोस्तों लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म, 30 mm की नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और स्मार्ट एमुनिशंस, इनके लिए मंजूरी दी गई है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए दोस्तों कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन ऑब्लिक डिस्ट्रक्शन सिस्टम ये मंजूर किया गया है। ये सिस्टम अपने आप उड़ान भर सकता है, लैंड कर सकता है, रास्ता तय कर सकता है और दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इन सभी खरीदों का लक्ष्य है भारतीय सेनाओं को और मजबूत बनाना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और भविष्य के युद्ध के लिए आत्मनिर्भर भारत को तैयार करना। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने 380 नई अश्विन ड्रोन प्लाटून खड़ी की है, जिसमें 20 से 25 जवान होंगे। इन्हें इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस किया जाएगा। साथ ही सेना आने वाले 6 महीनों में 25 भैरव लाइट कमांडो बटालियन तैनात करेगी, जिनमें 250 स्पेशल ट्रेंड सैनिक होंगे जो तेज और अप्रत्याशित हमलों में विशेषज्ञ होंगे। ऐसे में दोस्तों जो सेना की भैरव है वो हल्की कमांडो बटालियन होगी। पहले 5 डिप्लॉय किए जा चुके हैं, 4 और बन रहे हैं और कुल 25 बटालियन अगले 6 महीनों में तैनात की जाएगी। भैरव का उद्देश्य है इन्फेंट्री और पैराशूट ऑप्लिक स्पेशल फोर्स के बीच का अंतर कम करना और गहरे प्रहार करना। मतलब साफ है कि जो अश्विन है वो यूनिट स्तर पर तुरंत ISR करेगी। इसका एक बड़ा फायदा सेना को मिलेगा, मतलब इससे फोर्स की निर्णय क्षमता और प्रतिक्रिया का समय दोनों घटेगा। तो भैरव बटालियन पैरा SF से छोटे पर नियमित इन्फेंट्री से कई घातक होंगे, यानी कि ये तेज स्ट्राइक करने वाली फोर्स होगी। वही दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत S-400 सुदर्शन के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल खरीद की तलाश में है। अब ये बताया जा रहा है कि इनमें 40 N6E और 48 N6E3 टाइप की मिसाइलों की भरपाई और इनका संग्रह बनाने के लिए ये खरीद की जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल S-400 के पास अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती है, जैसे कि लंबी रेंज के लिए 40 N6 और मध्यम और कन्वेंशनल रेंज के लिए 48 N6-3। यहाँ पर दोस्तों जो युद्ध में खर्च होता है, स्टॉक खपत या फिर नियमित रिटायरमेंट की वजह से रिप्लेनिशमेंट जो होती है वो काफी जरूरी हो जाती है। मतलब साफ है कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल स्टॉक बढ़ाने से हमारी हवाई सुरक्षा सतत बनी रहेगी और ये हमारी स्ट्रैटेजिक डिफरेंस में मदद करेगा, खासकर तनाव और लंबी डिप्लॉयमेंट की स्थिति में। भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू फाइटर जेट्स अब पूरी तरह मेटियोर मिसाइल दागने में सक्षम है, यानी तकनीकी रूप से उनकी फायरिंग कैपेबिलिटी तैयार है। हालांकि असली समस्या अब मिसाइलों की सप्लाई को लेकर है, क्योंकि मेटियोर मिसाइलों को यूरोपीय कंपनी MBDA बनाती है। उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। दूसरी तरफ HAL तेजस मार्क 1A में अभी तक अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि BDL के पास अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का पर्याप्त स्टॉक पहले से मौजूद है। इसका मतलब है जैसे ही तेजस मार्क 1A में अस्त्र का फिटमेंट पूरा होता है, ये मिसाइल तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगी। वहीं मेटियोर मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है, भारत के पास प्लेटफॉर्म तो तैयार है, पर डिलीवरी में देरी स्ट्रैटेजिक चिंता पैदा कर रही है, खासकर कि पड़ोसी देशों के मिसाइल अपग्रेड्स को देखते हुए। और इवन तेजस मार्क 1A की फुल ऑपरेशनल क्षमता तभी पूरी मानी जाएगी जब स्वदेशी अस्त्र मिसाइल सफलतापूर्वक इसमें इंटीग्रेट हो जाए, जिसके लिए HAL और DRDO को परीक्षण के स्टेज को बढ़ाना होगा। वहीं भारतीय सेना अपनी इन्फेंट्री की ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। सरकार ने करीबन 2770 करोड़ रुपए का समझौता 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों भारत फोर्स और अदानी समूह की PLR सिस्टम के साथ किया है। डील के तहत सेना को 4.25 लाख आधुनिक क्लोज क्वार्टर बैटल्स यानी कि CQB कारमाइन मिलेंगी, जो पुरानी 1940 के दशक की डिजाइन वाली सब मशीन गनों की जगह लेंगी। सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा कि ये ऑर्डर 60% भारत फोर्स DRDO और 40% PLR सिस्टम अदानी को मिला है। डिलीवरी अगले 1 साल में शुरू हो जाएगी। इमरजेंसी खरीद के तहत 12 लॉन्चर्स और 104 अमेरिकी जेवलिन मिसाइलें भी आने वाली है। कुल मिलाकर सेना मैन पावर बेस्ड मॉडल से निकलकर अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जहां AI, नेटवर्किंग और आधुनिक हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक सवाल तो उठता है, दरअसल भारत फोर्स DRDO का अपना IDDM कार्बाइन तैयार है, तो लाइसेंस बिल्ड विदेशी हथियार यानी कि अडानी PLR को ऑर्डर देना आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत में उल्टा लगता है। सेना को अब आत्मनिर्भर डिजाइन को प्राथमिकता देनी चाहिए। 60-40 का बंटवारा दोस्तों ये व्यवहारिक है या उलझन भरा, ये भी समझ में नहीं आ रहा।
सरकार का मानना है कि इससे रिस्क डिवीजन होगा, यानी कि अगर एक कंपनी डिले करे तो दूसरी से डिलीवरी जारी रहेगी, पर असलियत में इससे सप्लाई चेन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और लागत बढ़ जाएगी। ऐसे में एक मजबूत घरेलू आईडीडीएम लाइन को प्राथमिक ठेकेदार बनाना ज्यादा तर्कसंगत होता है। कार्बाइन डील दोस्तों अपने आप में एक बड़ी प्रगति तो है, लेकिन इसका तरीका सवाल खड़ा करता है। क्या हम आत्मनिर्भरता को बस एक नारा बना रहे हैं या उसे पॉलिसी बना रहे हैं? फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं भारत ने रशिया को साफ तौर पर बोल दिया है कि भैया आपका Su-57 ये स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे लेकर अभी तक बातें चल रही थी खरीदने को लेकर, उसे रोक दिया गया। भारत का मानना है कि जब तक यूक्रेन जंग खत्म नहीं होती तब तक इस फाइटर जेट की डील पर कोई बात नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने भी बताया कि भारत को डर है कि अगर रशिया के साथ ये समझौता हुआ तो अमेरिका काटसा कानून भारत पर लगा सकता है। ऐसे में दोस्तों काटसा का जो आप कहते हैं कि भारत को किस बात का डर है, प्रॉब्लम यहाँ पर डर की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमने रशिया के साथ कोई डील की तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो भारत को तेजस मार्क 1 और मार्क 2 फाइटर जेट के लिए इंजन देना रोक देगी, जिससे पूरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 5 से 6 साल पीछे चला जाएगा। रशिया ने भारत को Su-57E के 100 से ज्यादा विमानों का ऑफर दिया है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और HAL में लोकल प्रोडक्शन की पेशकश की है। लेकिन भारत इस समय अपनी स्वदेशी परियोजनाओं जैसे तेजस मार्क 2 और AMC को प्रायोरिटी दे रहा है। तेजस मार्क 1A में आप सबको मालूम है GE-F404 इंजन लगा है, मार्क 2 में GE-F414 इंजन की जरूरत है। इन इंजनों की सप्लाई पहले से धीमी है और अगर सैंक्शन लगता है तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। भारत पहले ही ऐसे जोखिमों का सामना कर चुका है। 2018 में S-400 के समय भी अमेरिका ने प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी, हालांकि उस वक्त भारत को छूट मिल गई थी। फिलहाल भारत यहां पर एक बैलेंस स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। रशिया से रिश्ते बनाए रखते हुए भी अमेरिका और यूरोप के साथ साझेदारी को बढ़ा रहा है। रशिया की ओर से Su-57E को एरो इंडिया 2025 में जोरदार तरीके से पेश किया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना इसे फिलहाल जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट मान रही है। ये स्टेप दोस्तों कोई इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक है। ऐसे में भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रहा है, वो भी बिना किसी प्रेशर के। भले Su-57E का सौदा आकर्षक दिख सकता है, लेकिन जोखिम भरा है और भारत आप सबको मालूम है कि इस वक्त विदेशी इंजनों पर निर्भर है। फिलहाल तो दोस्तों यही मानना चाहिए कि अभी Su-57E को टालना सही कदम है। युद्ध के बाद जब स्थिति स्थिर हो जाए, तकनीक पर कंट्रोल बेहतर हो, तब भारत को अपने हित में सौदा करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई रिस्क लेकर। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारत ने लखनऊ में बनी ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से ब्रह्मोस का पहला बैच फ्लैग ऑफ किया था, जिसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इस इवेंट में जो सबसे मेन फोकस वाली बात ये थी वो थी एक पोस्टर जिसमें कि ट्विन ट्यूब मोबाइल ब्रह्मोस लॉन्चर दिख रहा है, जो हो सकता है कि 8x8 हैवी ड्यूटी चेसिस पर लगाया गया हो। ये कॉन्फ़िगरेशन रशिया के बेस्टिन K300P कोस्टल डिफेंस सिस्टम से प्रेरित दिखता है, जहां भी हर टेल पर 2 मिसाइलें वर्टिकल कैनिस्टर में रहती हैं और तेजी से इरेक्ट करके फायर की जाती हैं। खास तौर से ब्रह्मोस का ट्विन ट्यूब सेटअप पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट मॉडल में दिखाया जा चुका है, जैसे कि फिलीपींस के लिए 6x6 टाटा बेस्ड ट्विन मिसाइल लॉन्चर दिखाया गया था। इससे मोबाइल मिसाइल की फास्ट टाइम टू टारगेट क्षमता बढ़ती है और छोटी छोटी जगहों पर इसे तैनात किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मोस प्लेटफॉर्म अब प्रोडक्शन और तैनात की दोनों मोर्चों पर तेजी से मैच्योर हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका एक बड़ा फायदा तो ये होगा कि ट्विन ट्यूब और 8x8 मोबाइल चेसिस से ब्रह्मोस की तैनात की तेज होगी और कम समय में भारत को सोल्वो हिट की क्षमता मिल सकती है। दोस्तों भारत का सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस अब नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जल्द ही 1500 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी और नई फैक्ट्री हर साल 300 मिसाइलें बनाने में सक्षम होंगी, जिससे न सिर्फ भारतीय जरूरतें पूरी होंगी बल्कि इनका एक्सपोर्ट भी होगा। वहीं दोस्तों भारत का स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम कावेरी अब तेज रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल GTRE अगले 2 सालों में इंजन के कई महत्वपूर्ण परीक्षण चरण पूरे कर लेगी। अभी तक कावेरी D1 वेरिएंट बनकर तैयार हो चुका है और 2025 में D2 इंजन GTRE को मिलने की उम्मीद है। इसके बाद D2 और D3 दोनों इंजनों पर 2026 में एंड्योरेंस ट्रायल्स होंगे, जिसमें कि इंजन को लगभग 150 घंटे तक की ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में चलाया जाएगा। ये परीक्षण ये जांचने के लिए है कि इंजन लंबे समय तक ऊंचाई, ठंड और लगातार लोड में कितना स्थिर और भरोसेमंद रहता है, जैसे हालात भारत के हिमालयी एयरबेसिस पर होते हैं। और सफल एंड्योरेंस ट्रायल्स के बाद D4 और D5 वेरिएंट को क्वालिफिकेशन टेस्टिंग में भेजा जाएगा, जहां इंजन को 300 से 500 घंटों तक लगातार चलाकर प्रमाणित किया जाएगा और ये प्रोसेस पूरा होने के बाद इंजन को वास्तविक उड़ान परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल सकती है। GTRE ने अब तक इंजन के 85% पुर्जे भारत में तैयार किए हैं, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। 2026 तक इसे 88% स्वदेशीकरण तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए L&T और मिश्रा धातु निगम जैसी कंपनियां मदद कर रही हैं, खासकर हॉट सेक्शन ब्लेड्स और हीट कोटिंग्स में। और कावेरी इंजन का ये जो मैच्योर D सीरीज वेरिएंट है वो भविष्य में भारत के स्वाम UAV, RPSA बॉम्बर और AMC फाइटर प्रोग्राम जैसे फाइटर जेट्स के लिए ऊर्जा का सोर्स बन सकता है।
अगर ट्रायल सफल होते हैं तो भारत को विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत को एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। हालांकि कावेरी इंजन की स्पीड भले ही धीमी रही है, लेकिन अब GTRE एक रोड मैप पर काम कर रहा है। इंड्योरेंस ट्रायल्स लैब में होंगे, पर क्वालिफिकेशन टेस्ट और फ्लाइंग इंटीग्रेशन ही असली मोड साबित होंगे। अगर D4, D5 सफल होते हैं तो भारत के पास अपने ड्रोन और मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी इंजन होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी इन हाउस प्रोजेक्ट वायु लिंक को पूरी तरह से सपोर्ट देने का फैसला किया। यह सिस्टम हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है और पायलटों को युद्ध क्षेत्र में इंटीग्रेटेड और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा। वायु लिंक की बात की जाए तो ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विशाल मिश्रा ने डेवलप किया। ये जामर प्रूफ और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए उपयुक्त माना जा रहा है, जिससे पायलट बेस स्टेशन और अन्य हवाई ग्राउंड एसेट्स के साथ लगातार जुड़ा रह सकता है। इसकी खास बात है टेरेन और ऑब्स्टेकल डिस्प्ले, मतलब रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन मैपिंग कर सकता है जिसमें पहाड़, तार, इमारतें और अन्य बाधाएं दिखती है। दूसरा फीचर है इसका फॉर्मेशन एंड कोऑपरेटिव एयरक्राफ्ट ओवरले, मतलब अपने और सहयोगी एयरक्राफ्ट की स्थिति रियल टाइम में इसमें दिखती रहेगी। तीसरा है वेदर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन और चौथा है ट्रू पोजीशन अवेयरनेस। वायुलिंक के 2023 से परीक्षण शुरू किए गए थे और हेलीकॉप्टरों जैसे कि LS ध्रुव और अपाचे के साथ इसने सफलतापूर्वक डेमो दिया। ये सिस्टम दोस्त और दुश्मन को तुरंत पहचानने में सक्षम है, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और भविष्य में UAVs और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स इसे साइलेंट रेवोल्यूशन कह रही है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को सुरक्षित, तेज और सटीक बनाता है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।